ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहली क्लास ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहली क्लास है। हम्म। वो ऐसे भी हैं कोई जिनकी। सर एक जुड़ेंगे सूर्यकांत निराला, सूर्यकांत क्या है, निराला, हाँ कुछ ऐसे करके, अभी जुड़े नहीं है वो। नहीं है सभी की। बोलिए राज सर। वो अभी अभी जुड़े नहीं है और शायद जुड़ेंगे। वो है कि कल अटेंड किए थे तो अभी शायद लेट है वो। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मौर्य कला के संदर्भ में, और हमने मौर्य कला के संदर्भ में आपको बताया था कि जो मौर्य कला है वो कैसे पूर्व की कला से उसका तुलनात्मक अध्ययन हमने बताया था, और जो कालांतर की कला है उसके साथ निरंतरता और असमानता के तत्व की हमने बात की थी। यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं या कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। जी सर। स्पष्ट है सर। तो अब हम बात करते हैं मौर्य कला के संदर्भ में जो कि विविध पक्ष हैं। तो मौर्य कला के विविध पक्षों की जब हमने बात की थी, इसमें हमने बताया था कि स्थापत्य कला की बात करनी होगी हमें, और मूर्ति कला की बात करनी होगी। जब स्थापत्य कला की हमने बात की थी तो उसमें कहा था कि हमें इसमें जो इसके जो विविध पक्ष हैं, जिसमें भवन निर्माण कला है, स्तूप स्थापत्य है, गुहा स्थापत्य है, स्तंभ स्थापत्य है, और नगर नियोजन। इतने डायमेंशन से हमें मौर्यकालीन स्थापत्य कला को पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम मौर्यकालीन राजप्रसाद की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में कहा गया कि यह जो राजप्रसाद है इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कुम्हार कुमराहर पटना। तो तो इस लौरिया नंदन। चंद्रगुप्त मौर्य निर्मित जो मौर्यकालीन राजप्रसाद, सुशील उतना ही बोलिए जितना पूछा जाता है। अनावश्यक बातों को बोलने से कोई फायदा नहीं है। लौरिया नंदनगढ़ में कहाँ साक्ष्य मिला है? क्या मिला है लौरिया नंदनगढ़ में? सुशील, सुशील, कौन से राजप्रसाद मिले हैं लौरिया नंदनगढ़ में? तो चीजों को क्या कीजिए, उतना ही पूछ जवाब दीजिए जितना पूछा जाता है। तो हमने राजप्रसाद की बात की, और इसमें हमने कहा कि यह राजप्रसाद जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य निर्मित। इसके साक्ष्य की जब हमने बात की तो पटना के कुम्हरार नामक स्थल से इसके साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से 84 पाषाण स्तंभों वाला एक सभा भवन की प्राप्ति हुई। जो क्या है, यह जो पाषाण स्तंभ है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पर जो मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश है उसका बेहतर प्रयोग हुआ है। ठीक है। और इसके छत जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे। तो ये क्या है, राजप्रसाद की संरचना है, जिसमें हमने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित है। कुम्हरार पटना से इसके साक्ष्य मिले हैं। 84 पाषाण स्तंभ जो हैं वो एक सभा भवन का साक्ष्य के रूप में हम इसे देखते हैं।
इसका छत जो है वो क्या है, लकड़ी निर्मित छत की बात कही गई है। और इन पाषाण स्तंभों पर मौर्यकालीन जो एक अपनी विशेषता थी कलात्मक, जिसको हम मौर्य जब हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो एरियन का स्टेटमेंट याद आता है। और एरियन कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य निर्मित राजप्रासाद की विशालता एवं विशिष्टता है और उसकी शानो शौकत है, उसका मुकाबला न तो सूसा कर सकते हैं और न ही एक बताना कर सकते। और ये सूसा और एक बताना क्या थे, तो यूनानी राजा थे। ठीक है, तो इससे इस एरियन के स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि तत्कालीन जो राजप्रासाद था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित, वो क्या था, बहुत ही विशाल था। उसकी कलात्मक सौंदर्यता क्या थी, बहुत ही बेहतर थी। वहाँ जो कहते हैं कि जो सभासद थे या वहाँ पर जो चहल पहल थी, उसकी अपनी एक अलग पहचान थी। वहाँ का जो कहते हैं लोग, राजा की जो जीवन शैली थी वो बहुत ही विशिष्ट थी। और इस कारण से कहा गया कि जो सूसा और एक वताना है वह भी क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद विषय से शान शौकत और विशालता का मुकाबला नहीं कर सकता। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जो फाहियान है, जो फाहियान कौन है, चीनी यात्री था। चीनी यात्री था। फाहियान कौन है, ठीक है, चीनी बौद्ध यात्री था फाहियान। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके समय में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चंद्रगुप्त में। द्वितीय। तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और उसने कहा था कि जो ये मौर्यकालीन राजप्रसाद है, इसे मानव ने नहीं बनाया बल्कि यह देव निर्मित। और इस देव निर्मित कहने के पीछे क्या तथ्य तर्क होंगे उनके, तो तर्क यह होगा जो उसकी विशालता है, जो उसकी भव्यता है, जो उसका शान शौकत है, ये मानव के द्वारा संभव नहीं था तत्कालीन समय में। क्योंकि यह चीन से यहाँ आया था, तो चीनी जो परिदृश्य है उसके नजरिए से उसने इसे कहा होगा, और इस कारण से वो इसे देव निर्मित कहता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो मौर्यकालीन भवन स्थापत्य है उसकी विशिष्टताओं की अगर हमें बात करनी होगी, तो इन्हीं संदर्भों में हमें इसकी विशिष्टताओं की बात करनी होगी। उसकी विशालता को लेकर, उसके एरियन के स्टेटमेंट को लेकर, उसके पाषाण स्तंभों को लेकर, उसके चमकदार पॉलिश को लेकर, और फाहियान के जो स्टेटमेंट हैं उसके द्वारा हमें भवन निर्माण की जो स्थापत्य कला है उसको स्पष्ट करना होगा। बात स्पष्ट हुई? यस सर। कोई यस कंफ्यूजन, सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। नो सर। कोई कंफ्यूजन है? चलिए, दूसरा जो बात है, दूसरा क्या है, तो मौर्यकालीन जो स्तूप स्थापत्य। जब स्तूप स्थापत्य की बात, नहीं उससे पहले नगर नियोजन की बात कर लेते हैं। क्योंकि जो मौर्यों की राजधानी थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा थी। और पाटलिपुत्रा के संदर्भ में जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज ने
इसके बारे में बताया है कि जो पाटलिपुत्र नगर है उसका नियोजन कैसा है, कैसे वो बचा बसा है, कैसे उसके सुरक्षात्मक पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, कैसे जो नगर को जो है सभी पहलुओं का उसने किया है। तो हम बात कर मेगास्थनीज की, उसकी पुस्तक इंडिका। जिसका राजदूत था वह सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन जो पाटलिपुत्र नगर है उसके नगर नियोजन के संदर्भ में बातें की, परिचर्चा की थी उस पर, और कहा था कि नगर के चारों ओर क्या है, लकड़ी के दीवार मिलते बनाए गए थे, मोटे मोटे लकड़ियों के दीवार बनाए गए थे। और साथ ही साथ बताता है कि नगर में प्रवेश करने के लिए, आवागमन के लिए 64 द्वार बनाए गए थे। ठीक है। और साथ ही साथ नगर के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा गया था, ताकि बाह्य आक्रमण के समय पाटलिपुत्र नगर की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। और इसके लिए मेगास्थनीज कहता है कि जो लकड़ी की दीवार थे उसमें क्या किया गया था, चारों तीर चलाने के लिए स्पेस छोड़े गए थे, जगह छोड़े गए थे। इसके अलावा जो है नगर के चारों ओर क्या किया गया था, 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी खाई का निर्माण किया गया। ठीक है। 60 फीट चौड़ी गहरी और 600 फीट चौड़ी गहरी खाई का निर्माण किया गया था, ताकि दुश्मनों का जब आक्रमण हो तो उससे नगर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये क्या है, नगर नियोजन के संदर्भ में जब आपसे लिखना होगा तो संक्षिप्त वे में इतनी बातों को आप लिख सकते हैं। जो लकड़ी से नगर की सुरक्षा को घेरा गया था, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से लकड़ी की दीवार बनाई गई थी, खाई का निर्माण किया गया था। ठीक है। आवागमन के लिए 64 प्रवेश द्वार थे, और जो है लकड़ी की दीवार में जगह जगह पर तीर चलाने के लिए स्पेस छोड़े गए थे। बात स्पष्ट हो गई? जी सर। यस सर। चलिए अब बात करते हैं मौर्यकालीन जो विशिष्ट स्थापत्य की बात है, जिसमें हम अशोक स्तंभ की बात करते हैं। जब अशोक स्तंभ की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में कहा गया कि इसके दो टाइप्स थे। एक तो वैसे अशोक स्तंभ थे जिन पर अशोक ने क्या किया था, धम्म लिपि के माध्यम से खुदवाया था, और अपने जो शासनादेश हैं, अपनी जो धम्म नीति के पक्ष हैं, उसको उसने क्या किया था, उस पर अंकन किया था। जैसे जब धम्म की जो बातें लिखी हुई हैं उसकी अगर साक्ष्य की बात करें तो दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, रामपुरवा, सांची, सारनाथ और लुम्बिनी के जो अशोक स्तंभ हैं, ठीक है, इस पर धम्म लिपियां खुदी हुई, और अशोक की जो धम्म नीति थी उस पर परिचर्चा की गई है। तो इसमें क्या क्या बताया हमने बताया दिल्ली मेरठ की बात की, दिल्ली टोपरा की बात की, रामपुरवा की बात की, सांची की बात की, सारनाथ की बात की और लुम्बिनी की बात की। इन स्तंभों पर, यानी कि ये जो स्तंभ है वो सादे नहीं है, बल्कि इस पर धम्म नीतियों का अंकन किया गया। जब दूसरे प्रकार के स्तंभ की बात करते हैं तो वो क्या है, सामान्य स्तंभ। जैसे
रामपुरवा है, बसाड़ है, कोशम है। ये जो स्तंभ हैं इन पर ये स्तंभ सादे हैं और धम्म नीतियों का इस पर उल्लेख नहीं। स्पष्ट हुई? यस सर। रामपुरवा दोनों में है? सर रामपुरवा दोनों में होगा। देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रामपुरवा को साइड कर दीजिए। बाकी जो एक आधी उदाहरण लेना है, ठीक है, तो उसको साइड कर दीजिए और 2-3 ही उदाहरण लिखिए, ठीक है। बात स्पष्ट होगी फरा? यस सर। चलिए अब आते हैं इसकी संरचना के संदर्भ में कि इसकी संरचना कैसी थी। तो जब हम बात करते हैं अशोक स्तंभ की, तो वो क्या है, खुले आकाश के नीचे स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए और स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के साथ साथ मुख्यतः इसके 2 भाग थे, जिसमें प्रथम भाग को हम क्या कहते हैं, यष्टि कहते हैं, यष्टि या अस्थूल कहते थे इसे। और यह यष्टि जो है एकास्म था और 30 से 40 फीट तक क्या था, लंबा था, ठीक है। तो स्तंभ के मुख्यतः क्या थे, 2 भाग थे, जिसमें पहला भाग क्या है, यष्टि था जो एकास्म था और 30 से 40 फीट तक लंबा था। दूसरा इसका शीर्ष पक्ष आता है। तो शीर्ष की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आपको अवांगमुख कमल की आकृति मिलेगी इसके शीर्ष पर, जिसे हम अधोमुख कमल या उल्टा कमल भी कहते हैं। और साथ ही साथ फलक मिलेगा जिसे हम पीढ़ी कहते हैं, और उस पीढ़ी पर आपको पशुओं की आकृति मिलेगी जिसमें सिंह है, बैल है, ठीक है, ऐसे पशुओं की आकृति मिलेगी आप। तो ये क्या था, अशोक स्तंभ की संरचना थी, ठीक है, जिसमें यष्टि जो एकास्म था और 30 से 40 फीट तक लंबा था। दूसरा भाग इसका शीर्ष है जहाँ पे अवांगमुख कमल की बात करते हैं, एक पीढ़ी या फलक की बात करते हैं, और उसके शीर्ष पर जो पशु अंकन है उसकी बात करते हैं। बात स्पष्ट हुई? जी सर। यस सर। यस सर। अब आते हैं इसकी विशेषता पर। तो जब स्तंभों की विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहली बात कहा गया कि ये स्तंभ क्या थे, एकास्म थे। और एकास्म का मतलब क्या होता है कि कहीं खंडित नहीं है। अगर 40 फीट का है तो 40 फीट का यह खंडन नहीं बल्कि एक ही पाषाण का टुकड़ा होगा। और यही इसके क्या है, तो ईरानी स्तंभ से जब इसकी हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर हमें इसमें अंतर दिखाई देगा। ईरानी स्तंभ के संदर्भ में कहा गया कि वो क्या है, खंडित, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, जबकि अशोक स्तंभ क्या है, तो एकास्म है। दूसरी बात कहा गया कि एकास्म होने के साथ साथ क्या है, नीचे से ऊपर की ओर यह पतला होता चला गया, ठीक है। और पतला होने के साथ साथ जो है इस पर मौर्यकालीन जो चमकदार पॉलिश है उसका बेहतरीन प्रयोग, और इस मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश के बेहतरीन प्रयोग के कारण ही जो कलाविद हैं
उसने कहा कि यह पॉलिश, यह हमें आभास दिलाता है कि यह मौर्यकालीन स्तंभ धातु निर्मित, यानी कि पाषाण निर्मित जो स्तंभ है उस पॉलिश ने क्या किया, धातु निर्मित होने का आभास। बात स्पष्ट हो रही है? जी हाँ सर। जी सर। जी सर। और साथ ही साथ जो यह स्तंभ है इसे हमने क्या किया, तो बलुआ पत्थर, चुनार से हमने बलुआ पत्थर मंगाया और उसको हमने काटकर इस पाषाण स्तंभ का निर्माण किया। और इस पाषाण स्तंभों को अशोक ने पूरे अपने साम्राज्य में जगह जगह क्या किया, स्थापित करवाया। और इसके पीछे जो उद्देश्य था, एक तो क्या था, अपने साम्राज्य की सीमाओं का क्या करना, सीमांकन करना, और दूसरा कि जो धम्म नीतियां थी उसकी, उसका प्रचार प्रसार करना, यही उद्देश्य थे ना। जी सर। यस सर। और तीसरा उद्देश्य था जो बुद्ध के जीवन के जो संदेश हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उससे लोगों को अवगत कराना, और साथ ही साथ जो अशोक का जो चक्रवर्ती स्वरूप है, एक सशक्त साम्राज्य का जो प्रतिबिंबन है, उसको भी प्रदर्शित करने का यह माध्यम था। क्यों? क्योंकि सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, इसके संदर्भ में दो बातें कही गई। एक तो बौद्ध धर्म के पक्ष से कहा गया कि यह बुद्ध के जीवन की जो परिघटनाएं हैं उसको परिचायक, क्योंकि जिस वंश से बौद्ध बिलोंग करते थे उसका राजकीय चिन्ह क्या था, सिंह ही था। ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष बताया गया है कला विशेषज्ञों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा, कि यह अशोक के चक्रवर्ती होने का भी प्रतिबिंब का आभास दिलाता है, क्योंकि जो इस सारनाथ स्तंभ पर सिंह बने हैं वो चारों दिशाओं में बने। चार सिंह जो हैं क्या है, आपस में पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े मुद्रा में क्या है, वो देख रहा है। यानी कि इसका अर्थ यह निकाला गया कि यह शासन के शक्तिशाली स्वरूप का प्रतीक है, और कह रहा है कि राजा जो है उसकी नजर क्या है, अपनी सीमाओं, अपने साम्राज्य के चारों दिशाओं में। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? जी सर। जी सर। यस सर। चलिए, तो ये क्या था, अशोक स्तंभ के संदर्भ में जो उसकी मुख्य बातें थी, जिसमें हमने कहा कि स्तंभ के दो प्रकार थे, एक तो लिपियां वाली थी और दूसरा सादा था। फिर हमने उसकी संरचना की बात की, और संरचना के संदर्भ में कहा कि इसके मुख्यतः दो भाग हैं, एक तो यष्टि है और दूसरा उसका शीर्ष है। तीसरी बात हमने उसकी विशेषताओं के संदर्भ में कहा कि एकास्म है, एकास्म होने के साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर पतला होता चला गया है। मौर्यकालीन जो है पॉलिश का बेहतरीन प्रयोग है, जो इसके धातु निर्मित होने का आभास दिलाता है, और चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित। इसके अलावा हमने कहा कि जो इसके दार्शनिक पक्ष हैं कि यह बुद्ध के जीवन का प्रदर्शन है, या अशोक की जो चक्रवर्ती स्वरूप हैं उसका भी अंकन। बात स्पष्ट हो गई?
यस सर यस सर। चलिए अब आते हैं स्तूप स्थापत्य के संदर्भ। जब तो स्तूप स्थापत्य की जो पहले साक्ष्य हैं वैदिक काल में ही, ऋग्वेद में ही मिलता है, लेकिन इसका व्यापक स्तर पर जब प्रचार प्रसार की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, तो वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेषों पर ही हुआ। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि स्तूप का मतलब क्या है। तो स्तूप का मतलब होता है फूहा या मिट्टी के ढेर वगैरह से होता है, और यह सामान्यतः क्या है, मिट्टी से निर्मित होगा, ईंट से निर्मित होगा या प्रस्तर से निर्मित होगा। अब कहा जाता है कि अशोक ने जो बौद्धकालीन बौद्ध साहित्य है उसमें कहा गया कि अशोक ने क्या किया था, अपने शासन काल में 84,000 से अधिक स्तूपों का निर्माण करवाया था। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर देखिए तो सारनाथ है, तक्षशिला है, ठीक है, सांची है, ये सब जो स्तूप हैं वो अशोक कालीन स्तूप के साक्ष्य। तो स्तूप की अगर बात करें तो यह इसकी संरचना पर भी बात करनी होगी, इसकी प्रकृति पर भी बात करनी होगी, इसके प्रकार पर भी बात करनी होगी। हालांकि इतनी विशालता में आपको, इतने व्यापक स्तर पर आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, समय और संसाधन दोनों की कमी। तो आप संक्षेप में अभी मैंने जितनी बात बताई आप उसे लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें इसके दार्शनिक पक्ष पे नहीं जाना है। ठीक है, तो जब स्तूप स्थापत्य की बात करते हैं तो इसके दो प्रकार है। एक जो है पारिभौगिक स्तूप है और एक शारीरिक अवशेष पर निर्मित स्तूप। तो शारीरिक अवशेष पर निर्मित स्तूप का मतलब हुआ कि जो बुद्ध हैं, बुद्ध जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं उसके पश्चात उनके शारीरिक अवशेष पर जो स्तूप निर्मित किए गए, या उनके शिष्यों के शारीरिक अवशेष पर जो स्तूप निर्मित किए गए उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। और दूसरा होता है पारिभौगिक स्तूप। पारिभौगिक स्तूप का मतलब यह हुआ कि जो बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, जैसे उनका भिक्षा पात्र होगा, जैसे उनका खड़ाव होगा, जैसे उनका लंगोट होगा, जैसे उनका धोती होगा, तो ये जो वस्तुएं हैं उनकी पारिभौगिक वस्तुएं, उसके अवशेष पर जो स्तूप का निर्माण किया जाता है उसे पारिभौगिक स्तूप कहते हैं। बात स्पष्ट हुई? जी सर। यस सर। ठीक है, जब स्तूप के संरचना की बात करते हैं तो संरचना में क्या है, एक प्रवेश द्वार होता है जिसे हम लोग तोरण द्वार कहते हैं, और तोरण द्वार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो सांची के स्तूप से आपको दिखाई देगा। फिर क्या है, तो वेदिका होता है, वेदिका के पास अंड होता है, अंड के ऊपर हर्विका होता है, और फिर छत्रवलियां होती। अब स्तूप की संरचना तो
देख लेंगे आप लोग, इस पे नामांकन किया गया होगा। तो इतने ही प्रकार होते हैं उसके, जिसमें हमने कहा एक प्रवेश द्वार होगा, एक वेदिका होगी जिसमें प्रदक्षिणा पथ स्तूप के या ढेर हम लोग कहते, और अंड के ऊपर हर्मिका हो। इसी हर्मिका में जो शारीरिक अवशेष हैं या पारिभौगिक अवशेष हैं इसको रखा जाता है, सबसे पवित्र स्थल होता है यह। और उसके ऊपर छत्रवलियां होती हैं जो बुद्ध के जो जीवन दर्शन है उसका परिचायक। बात स्पष्ट हुई? जी सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है कि नहीं को? सर स्तूप की संरचना में सर कॉल ड्रॉप हो गया था, उसमें एक प्रवेश द्वार होता है, एक वेदिका होता है, उसके बाद से एक अंड होता है जिसको हमने थोहा या ढेर कहा था, उल्टा कटोरे के साथ के रूप में होगा यह, ठीक है। अंड, अंड के ऊपर क्या होता है? हर्मिका होता है। और ऐसी हर्मिका में जो है जो पवित्र स्थल है यह, इस पर आपको जो शारीरिक अवशेष हैं या पारिभौगिक अवशेष हैं वो रखे जाते हैं। और हर्मिका के ऊपर छत्रवलियां होती हैं, जो छत्रवलियां जीवन, जो बुद्ध के जीवन दर्शन है उसका अंकन है, उसका प्रतिबिंबन है, उसके दार्शनिक पक्ष को प्रदर्शित करता है। बातें स्पष्ट हुई? यस सर, थैंक यू। एक मेधी भी कुछ होता है सर? हाँ, मेधी उसी में होता है, वहीं पे जिसको जो हम कहते हैं ना कि यस, जो अंड है ना उसी का पार्ट है ये, ठीक है। ठीक सर। यस सर। उतना हमें देखिए, हमने बार बार कहा कि हम तो ये सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं ना, इसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। जब आपको स्पेशल मेंशन करके पूछेगा कि स्तूप स्थापत्य की विशेषता वगैरह जो है उसके, जब जैसे भवन स्थापत्य आपसे पूछा ना, उसी तरीके से अगर आपसे पूछता है स्तूप स्थापत्य के संदर्भ में, गुहा स्थापत्य के संदर्भ में, तब आपको क्या करना है, उस पर स्पेशल फोकस करना है। लेकिन हमें उतने ही करना है जितना हम 20 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के 2 डायमेंशन है ना। एक तो कह रहा है कि मौर्य कला के बारे में हमें बताना है, और दूसरा भवन स्थापत्य के बारे में बताना है। तो हमें बताना क्या है? मौर्य कला के ही सभी पहलुओं को बताना है। लेकिन करना क्या है कि मान लीजिए कि हम भवन स्थापत्य को वेटेज देते 10%, तो उसका वेटेज क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा बढ़ के 20% हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम भवन स्थापत्य को पूरे विस्तार से बताने लगे और अन्य जितने भी कलात्मक पक्ष हैं वो पीछे छूट गए। बातें समझ रहे हैं? यस सर। क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया गया, स्पेशल मेंशन कर दिया गया कि भाई हमें भवन स्थापत्य के बारे में भी जानना है। तो थोड़ा सा हमें भी, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम उसको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दे। बनती है नहीं बनती? यस सर। बातें समझ रहे कि ये सब क्या है, टेक्निकल चीजें हैं जो हमें आंसर राइटिंग के संदर्भ में समझना पड़ेगा, तभी हम एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने में सक्षम हो पाएंगे। क्या ये चीजें पता थी आपको? आप लोगों को ये चीजें पता थी? नो सर, अभी तो नो सर। तो हमें करना क्या है, उसके टेक्निकलिटी, क्वेश्चन के टेक्निकल पक्ष को भी समझने की कोशिश करनी है कि कहाँ पे हमें किन बातों को स्पेशल अटेंशन देना है और किसे नहीं देना। जब हम 10% इसका वेटेज बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है हमें अन्य पक्षों को 10% वेटेज घटाना होगा ना।
कि नहीं घटाना होगा? यस सर। तो ऐसे ही आंसर राइटिंग बेहतर होता है और समय के साथ प्रबंधित होता है। तो ये स्तूप स्थापत्य के संदर्भ में आपसे हमने बातें की। नेक्स्ट है वो गुहा विहार के संदर्भ में। जब गुहा विहार की बात करते हैं तो अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के काल में क्या किया गया, चट्टानों को काटकर बौद्ध भिक्षुओं के या आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु हैं उसको रहने के लिए हमने क्या किया, एक आवास का निर्माण किया, विहार का निर्माण किया। ठीक है, किसने? अशोक और उसके पौत्र दशरथ। चट्टानों को काटकर आजीवक संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय के जो मतावलंबी हैं उनके निवास, उसके भिक्षुओं के निवास के लिए हमने इसका निर्माण कराया। जिसके अगर साक्ष्य की बात करें तो अशोककालीन जो साक्ष्य मिलते हैं वो नागा इसमें बरावर की पहाड़ी में मिलते हैं, और जो दशरथ हैं दशरथ कालीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो नागा अर्जुन की पहाड़ी से मिलते हैं। और जब अशोक निर्मित गुहा स्थापत्य की बात करते हैं तो इसमें सुदामा है, कर्ण चौपर है। ठीक है, कर्ण और चौपर जो गुफाएं हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं जब दशरथ कालीन की बात करते हैं तो उसमें लोमस ऋषि की जो गुफा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो विशेषता क्या है? जो गुहा विहार स्थापत्य कला है यह भारतीय स्थापत्य कला में मौर्यों का एक नया ट्रेडिशन है, मौर्यों की ही देन है। क्योंकि गुहा स्थापत्य कला की शुरुआत मौर्य के काल से ही होती है नहीं होती है? इससे पहले साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं ना? नहीं। नो सर। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य कालीन स्थापत्य कला में या मूर्ति कला में नवीनता के तत्व क्या है, तब वहां पर आपको इन सब बातों को क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमने कहा कि यह मौर्य स्थापत्य कला की भारतीय स्थापत्य कला को एक अनुपम भेंट, और इसके परिणाम भी आप देखते हैं कि कालांतर में बड़े पैमाने पर गुहा स्थापत्य का निर्माण होगा, जिसमें अजंता की बात कर, एलोरा की बात कर लीजिए, एलिफेंटा की बात कर लीजिए। ठीक है, मुझे सुन पा रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैंने अभी अभी ही बोला है। ठीक है, हाँ तो ठीक है। हमने कहा कि इस नवीनता का जो
नवीन स्थापत्य कला है। कालांतर में इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो अजंता की बात कर सकते हैं आप, एलोरा की बात कर सकते हैं, एलिफेंटा की बात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर चैत्यों एवं विहारों का निर्माण किया गया। और का यहाँ पर अंकन किया गया। साथ ही साथ जो हमारे जीवन के भौतिक पक्ष हैं उसका भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंकन देखते हैं, चित्रांकन या अंकन देखते हैं। बातें स्पष्ट हुई? इसके अलावा जो कॉमन चीज है कि क्या बताएंगे कि यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, मौर्यकालीन जो पॉलिश है उसका व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ है। ठीक है। फिर अगर संरचना वगैरह की बात करें तो ये सब चीजें नोट्स से आप लोग क्या करेंगे, उसको एक बार पढ़ लेंगे, उससे गो थ्रू हो जाएंगे। बातें समझ रहे हैं? यस सर। बातें स्पष्ट हुई? एक बार नोट्स डाल दिए क्या सर? पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू हो लीजिएगा। अच्छा, नोट्स राज सर ने ऐसे लिख, नीरज सारा लवकुश रामायण खत्म हो गया, लेकिन लवकुश इसका पुत्र है ये पता नहीं चला आपको? नीरज सर मैंने कहा कि सारा लवकुश रामायण खत्म हो गया, लेकिन लवकुश किसका पुत्र है ये पता नहीं चला। नहीं सर, वो सर डाले हैं तो फेसबुक डाले, बोले हैं सर को आज ब्लॉग पे डाल देने, मोरकला से जो है। अभी ग्रुप आपको में डाले बताया ना, सर, दीपाली ने बताया, तो भी साथ में। अरे सुशील ने बताया है कि बैच में भी डाला गया है। फर्स्ट ही दिन डाले थे तो डाला हुआ है सर। हाँ सर, अभी देखे हैं, डाले हैं सर। बात क्या हुआ सुशील? नहीं सर, मैंने उस दिन फरवरी मंथ का करंट अफेयर भी सर डाले थे और इसके बाद ये भी कला भी डाले थे। चलिए अब आते हैं, जो ये क्या था, स्थापत्य कला के संदर्भ में हमने परिचर्चा की, जिसमें हमने कहा कि भवन स्थापत्य कला है, नगर नियोजन है, स्तूप स्थापत्य कला है, गुहा विहार है और स्तंभ स्थापत्य कला है। इस पर हमने परिचर्चा की। यहाँ पर उसके कलात्मक पक्षों के साथ साथ जो संरचनात्मक पक्ष हैं उस पर भी हमने यहाँ पर परिचर्चा की। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किन्हीं को? हो सर। अब मौर्यकालीन कला का एक दूसरा पक्ष भी है, और दूसरा पक्ष क्या है, मूर्ति कला के रूप में आप देखते हैं। जब मूर्ति कला की बात करते हैं तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो जो राजाश्रित मूर्ति कला है और दूसरा लोक कला। जब राजाश्रित मूर्ति कला की बात करते हैं तो इसमें अशोक स्तंभों पर जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो जब मौर्यकालीन मूर्ति कला पर हम परिचर्चा करते हैं तो हमने कहा कि इसमें जो राजाश्रित मूर्ति कला है इसमें सबसे प्रमुख कौन सा है, तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उस पर जो उसके शीर्ष पर जो चार पशु सिंहों की पशु आकृतियां बनी हैं उसकी बात करते हैं। और यह जो सिंह की जो पशु आकृति बनी है, यहाँ पर मूर्तियां बनी हैं,
वो तक्षण कला। तक्षण कला का मतलब क्या होता है? मूर्ति कला या प्रस्तर कला की बात करते हैं, प्रस्तर मूर्ति कला की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि जिस तरीके से इस चारों सिंहों को आपस में सटाए हुए और इसकी जो सबसे बड़ी विशिष्टता बताई गई वो यह बताई गई कि आप किसी भी दिशा से अगर देखेंगे ना तो आपको 3 ही सिंह दिखाई देंगे, चौथा सिंह नहीं दिखाई देगा। मतलब यह हुआ कि यह जो सिंह है वो उस कलाकार की कलात्मक विशिष्टता जो है, विशेषज्ञता जो है, उसका परिचायक। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? 1 मिनट लाइन पे रहिए। सर क्या बोले थे, कितना सिंह है उसके ऊपर? 4 है, 4। 4 है। चारों एक दूसरे के और पीठ में, 3 दिखाई पीठ देता की ओर है, से। एक नहीं दिखाई देता है। किसी एंगल से देखने पे 3 ही दिखेंगे आपको। चौथा? जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर 3 ही साइड दिखाई देगा, 3D फिगर जैसा, उसी तरह सिंह भी 3 साइड दिखाई देता है। अच्छा, चौथा कभी नहीं दिखाई देगा? चारों तरफ उसको घूमिएगा बगल से तब फिर होके दिखाई 3 ही देगा। ओ चारों हाँ तरफ हाँ घूमने के हाँ बाद हाँ, समझ एक गया, सिंह ई जाएंगे, दिखाएंगे। ठीक। 1 साइड से 3 साइड दिखाई देगा, एक साइड खड़ा रहिएगा। हाँ ठीक है, थैंक ठीक है, तो फरा मैंने कहा कि जो 4 सिंह की पशु आकृतियां बनी है सारनाथ के अशोक स्तंभ पर, उसके संदर्भ में बातें यह कही जाती हैं विशेषज्ञों के द्वारा, कला मर्मज्ञों के द्वारा, कि आप किसी भी दिशा से अगर देखें, मान लीजिए पूरब से देखते हैं तो पूरब से देखेंगे तो पूरब का सिंह, उत्तर का सिंह और दक्षिण का सिंह दिखाई देगा आपको, लेकिन पश्चिम का सिंह जो है आपको नहीं दिखाई देगा। बातें समझे? यस सर, समझ तो किसी भी दिशा से देखने पर 3 ही सिंह की पशु आकृतियां जो है वो आपको यहाँ पर स्पष्टता के साथ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है? उस कलात्मक विशिष्टता को दिखलाता है जो प्राचीन समय में भी इतनी उत्कृष्टता के साथ क्या किया गया है? अंकन किया गया, निर्मित किया गया। बात स्पष्ट हो रही है? जी सर। यस सर। दूसरी बात हमने कहा आपको कि इस सिंह के क्या है? 2 पक्ष। 2 पक्ष क्या है? तो एक तो बुद्ध के जो जीवन दर्शन है, जो ज्ञान है, उसका प्रदर्शन है, और दूसरा कि अशोक की जो साम्राज्य है उसमें उसके चक्रवर्ती स्वरूप है, शक्तिशाली स्वरूप है, उसका प्रदर्शन। अब बुद्ध के जीवन दर्शन का कैसे प्रदर्शन है? तो हमने आपको बताया कि क्या है, शाक्य कुल का जो राजकीय पशु था वो क्या था? सिंह था। और दूसरा पक्ष इसका क्या है कि एक तो बुद्ध के शक्तिशाली होने का प्रतीक है, और तीसरा कि उसके जो ज्ञान है उसको चारों दिशाओं में फैलाने का कार्य भी इसके द्वारा दिखाई देता है। और दूसरा हमने कहा कि इसके साम्राज्य के शक्तिशाली और चक्रवर्ती स्वरूप का भी प्रदर्शन। बातें स्पष्ट हो गई?
यस सर। ठीक है। इसके अलावा देखिए तो धौली से क्या हुआ है, पहाड़ों को निकलते हुए दिखा है, जिसे आप लोग नोट से पढ़ लीजिएगा तो चीजें वहां ठीक है नहीं है। यस सर। अब आते हैं इसके लोक कला के पक्ष पे। तो लोक कला का मतलब क्या हुआ कि जो राजकीय संरक्षण के बगैर स्वतंत्र रूप से आम लोगों की जो कलात्मक अभिरुचि है उसका उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया, उसका उन्होंने अंकन किया या उन्हें उसने मूर्त रूप प्रदान किया। जैसे कि उनकी मान्यताएं हैं, उनके जीवन के रहन सहन के जो पक्ष हैं, खिलौने हैं, उसका आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, मनोरंजन के साधन हैं, उसका आप यहाँ पर अंकन देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें तो लोक मान्यताओं के संदर्भ में जो दीदारगंज की जो चमार गृहिणी की मूर्ति है उसकी बात कर सकते हैं, या लोहानीपुर से प्राप्त जैन तीर्थंकर का जो मूर्ति है उसकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा परखम का जो यक्ष है, देशनगर से प्राप्त जो यक्षिणी की मूर्ति है, ये सब क्या है, लोक मूर्ति कला के विशिष्ट उदाहरण है। इसमें हमने क्या कहा, दीदारगंज से प्राप्त चमार गृहिणी यक्षिणी की जो मूर्ति है, लोहानीपुर से प्राप्त जैन तीर्थंकर की जो मूर्ति है, ठीक है, परखम से जो यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है और देशनगर से जो यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये लोक कला के महत्वपूर्ण साक्ष्य। जब इन लोक कला की विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली बात कहा गया कि यह क्या है, लोक मान्यताओं का, लोक अभिरुचियों का परिचायक है, उसका सूचक। क्योंकि यक्ष यक्षिणी की मूर्ति वगैरह क्या है, लोक मान्यता है, यानी कि जो आम जीवन के लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, उनकी जो देवी देवता है उसका प्रदर्शन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि इस पर भी क्या हुआ है, मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश का बेहतरीन प्रयोग है, शानदार प्रयोग। जब मृण मूर्तियों की बात करते हैं तो मृण मूर्तियों में क्या है, हाथी, घोड़े, ठीक है, बैल आदि मृण मूर्तियां जो है बड़े पैमाने पर बनाए गए। मृण मूर्तियों का मतलब क्या होता है, मिट्टी की मूर्ति सर। मिट्टी के बना क्या, ठीक है। मिट्टी तो की मूर्ति पकी हुई मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मृण मूर्तियां कहते हैं। ठीक है। तो इसकी विशेषताओं के संदर्भ में हम बात कर रहे थे और विशेषताओं के संदर्भ में हमने कहा कि पहला क्या है, लोक कलाओं का प्रतीक, यानी लोक मान्यताओं का प्रतीक है, यह प्रतीक सूचक है। मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश का बेहतर स्तर पर प्रयोग हुआ है। ठीक है। और जो एक बात और यहाँ पर इसकी विशिष्टता है कि यहीं से क्या आप देखेंगे कि पाषाण की बड़े बड़े मूर्तियों का निर्माण जो है इसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। इससे पहले आप क्या देखते हैं कि छोटे छोटे पाषाण की मूर्तियां, जैसे हड़प्पा काल की बात करें, यहाँ पर क्या है, पशुपति वगैरह की जो मूर्तियां मिली हैं वो क्या है, छोटे आकार की मृण मूर्तियां टाइप की। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, एक नवीन तत्व उसकी शुरुआत हुई, नवीन ट्रेडिशन का शुरुआत हुआ और बड़े बड़े जो पाषाण मूर्तियां हैं उसकी शुरुआत यहाँ से देखते हैं। और इनका विस्तार जो है वो कहाँ दिखाई देगा आपको, मौर्योत्तर काल में दिखाई देगा, वह गुप्त काल में दिखाई देगा। जब बुद्ध के
जैन की और हिंदू देवी देवताओं की क्या होगा, बड़ी बड़ी पाषाण मूर्तियों का निर्माण होगा। बातें स्पष्ट हो रही है? यस जी सर। सर। बातें स्पष्ट हो रही है, नहीं हो रही? जी सर। तो ये क्या था, मौर्य कालीन कला के जो पक्ष हैं, जिसमें स्थापत्य कला है और मूर्ति कला है, इस पर हमने यहाँ पर क्या की, परिचर्चा की। अगर आपसे पूछा है कि मौर्यकालीन कला के विविध पक्षों का वर्णन कीजिए, तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। बातें स्पष्ट हुई? यहाँ तक कोई यस कंफ्यूजन सर। तो नहीं है? अब देखते हैं कि नवीनता के तत्व क्या है। आज एक नए ट्रेडिशन की शुरुआत कैसे मौर्यकालीन कला से होती है, जब इस पर हम परिचर्चा करते हैं तो पहली बार कहा गया कि राजकीय संरक्षण में और व्यवस्थित रूप से कला की अगर शुरुआत की बात करें तो यह मौर्य काल से ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, पहली बात हमने क्या कहा कि राजकीय संरक्षण की अगर बात करें या व्यवस्थित कलात्मक विकास की बात करें तो इसके पहली साक्ष्य जो है हमें मौर्य काल में ही मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए, तो मौर्य काल क्या है, पाषाण जो कला है, पत्थर की जो कला है, पत्थर की जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, इसको व्यवस्थित रूप से विकसित करने में, उसको एक संरचनात्मक स्वरूप प्रदान करने में मौर्यकालीन कला की क्या है, मौर्य काल के जो शासक हैं उसका महत्वपूर्ण योगदान। यहीं से आप देखेंगे कि पाषाण मूर्तियों का निर्माण होगा, पाषाण स्तंभों का निर्माण होगा, ठीक है, गुहा स्थापत्य का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं वो यहीं से शुरू होगी। आप पाषाण पत्थरों का व्यापक स्तर पर प्रयोग जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा हमने कहा कि नए ट्रेडिशन में क्या है, तो जो भवन बनाए जाते थे यहाँ पर, उसमें जो भवन निर्माण की जो तकनीकी पक्ष हैं उसका बारीकी से ख्याल रखा जाता है। यानी कि भवन निर्माण और नगर निर्माण की बात करें तो उसको हमने क्या किया था, वैज्ञानिक तरीके से और योजनाबद्ध तरीकों से निर्मित करने का प्रयास किया, उसको संरक्षित रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो योजनाबद्ध तरीके से जो बड़े बड़े भवन, हाँ एक चीज और है कि बड़े बड़े भवनों का निर्माण भी क्या होगा, यहीं से शुरू होगा, जिसमें हमने कहा इसके साक्ष्य की अगर बात करें तो मौर्यकालीन जो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद है, आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो योजनाबद्ध तरीके से बड़े बड़े भवनों के निर्माण की जो परंपरा है वो यहीं से शुरू होती है। इसके अलावा स्थापत्य कला के जो नए रूप हैं उसकी भी बात करते हम, जिसका शुरुआत यहाँ से व्यापक स्तर पर होगा। जैसे स्तूप स्थापत्य की बात करें, गुहा स्थापत्य की बात करें, एकाश्म स्तंभ की बात करें, तो ये सब जो कलात्मक पक्ष हैं, कला के विविध पक्ष हैं, इसकी शुरुआत भी कब होती है, मौर्य काल से ही होती। फिर देखिए एक ट्रेडिशन और है स्तंभों पर पॉलिश के बारे में। तो आपको पता ही है कि पॉलिश, जो मौर्यकालीन पॉलिश जो है वो एक नवीन विशेषता थी। फिर स्तंभों पर जो लेखन की कला का विकास है वो भी आपको मौर्य काल से ही दिखाई देगा। चाहे हम मौर्य के अशोक स्तंभ की बात करें या उसके शिलालेखों की बात करें, यहाँ पर आपको जो पत्थरों पर लेखन कला है इसकी भी शुरुआत मौर्य काल से ही आपको दिखाई देगी। फिर देखिए, तो हमने कहा
कि जो कला को धर्म से जोड़ने की बात है, कला को शक्ति प्रदर्शन से जोड़ने की बात है, मौर्य काल से ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मौर्य में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कलात्मक अभिव्यक्ति आपको दिखाई देगी। मौर्य काल में ही कला को राजकीय वैभव और शक्ति के प्रदर्शन के रूप में आपके उपयोग को आप देखेंगे, जिसमें हमने कहा कि सारनाथ का जो अशोक स्तंभ और उसके ऊपर शीर्ष है, इसकी बात करते हैं। फिर देखिए, तो हमने कहा कि कला को आप क्या कर रहे हैं, विदेश नीति के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो धर्म और शांति के प्रतीक स्थल के रूप में जो चीजें हैं हम उसकी बात करते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ जो धार्मिक संबंध हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की आप बात करते हैं, इसके माध्यम से आप अपने संबंध को क्या करते हैं, बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अहिंसा का जो संदेश है वो आप फैलाने का कार्य करते हैं। बातें स्पष्ट हुई? कुछ पल्ले पड़ा? यस सर। कहीं मिलेगा ये चीजें? इतने नोट्स पढ़े होंगे आप लोग, इतने बुक को पढ़ा होगा। कहानी मिलता है सर। तो सर इस नवीनता को फिर से एक बार थोड़ा संक्षेप में कर दीजिए। आप तो सारी चीज पढ़े हैं ना धीरज, बस हमने क्या किया है, उसमें से कुछ कुछ चीजों को छांट के बाहर निकाला है, जिसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। बस उसको क्या किया हमने, छांट छांट के ही तो बाहर निकाला है ना। उसी कहानी में से कुछ कुछ चीजों को छांट के बाहर निकाला और कहा कि भाई ये नवीन तत्व, यही किया है हमने ना। यस सर। हाँ सर। तो नवीनता के तत्व में हमने कहा कि पहली बार क्या होगा, राजकीय संरक्षण में कला का विकास जो है आप उसको फलते फूलते आप राजकीय संरक्षण में देखेंगे और व्यवस्थित शुरुआत देखेंगे। यानी कि पहले क्या था, मौर्य काल से पहले कला छिटपुट रूप से लोक कला के रूप में या मृण मूर्तियों के रूप में, इस रूप में आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ से राजकीय संरक्षण के साथ साथ जो लोक कला के भी पक्ष हैं वो भी आपको बेहतर और व्यवस्थित रूप में, और कलात्मक जो तकनीकी पक्ष हैं उसके साथ आपको दिखाई देगा। बात स्पष्ट हुई? हाँ सर। फिर हमने कहा नमस्ते सर। कि पाषाण का जो हाँ सूर्या बताइए। कुछ पूछना है सूर्या? जी नहीं सर, आपकी पहली क्लास है? जी यस सर। नमस्ते। इतना पहले क्यों जुड़ गए आप? ठीक है, तो हमने कहा कि पाषाणों का बड़े पैमाने पर प्रयोग और व्यवस्थित प्रयोग जो है वो आपको मौर्य काल में ही दिखाई देगा। चाहे उसके हम भवन स्थापत्य की बात करें, चाहे उसके हम अशोक स्तंभों की बात करें, चाहे हम उसके गुहा स्थापत्यों की बात करें, चाहे हम मूर्ति कला की बात करें, तो बड़े पैमाने पर पाषाण पत्थरों का प्रयोग आपको मौर्य काल से ही दिखाई देगा और इसका बाद जो है यह बहुतायत में दिखाई देगा। ठीक है, फिर देखिए, तो हमने कहा कि नए
कला के नए पक्ष जो हैं, नए ट्रेडिशन हैं, उसकी भी शुरुआत करता है, जिसमें हमने स्तूप की बात की, हमने गुहा स्थापत्य की बात की, हमने एकाश्म पर पत्थरों पर लेखन कला का जो विकास है, लेखन शैली दिखाई देगा। ठीक है, चाहे वो अशोक का धम्म नीतियों का खुदा हुआ स्तंभ हो या उसकी शिलालेख हो उसके। ठीक है, फिर हमने कहा कि कला को धर्म से और राजकीय शक्ति के प्रदर्शन से जोड़ने की जो ट्रेडिशन है, उसकी भी शुरुआत आपको यहीं से दिखाई देगी। और इसमें हमने धर्म के संदर्भ में कहा कि बौद्ध धर्म का जो प्रदर्शन है, और दूसरा कि राजकीय प्रदर्शन में हमने कहा कि अशोक की जो शक्ति चक्रवर्ती स्वरूप है, राज्य के जो शक्तिशाली स्वरूप है, उसका प्रदर्शन की बात करते हैं। फिर चमकदार पॉलिश तो आपको पता ही है। और विदेश नीति के रूप में हमने कहा कि कला को हमने विदेश नीति के रूप में भी इस्तेमाल किया है मौर्य काल में। और जो क्या है, तो जो अपने पुत्र वगैरह को धम्म नीतियों को लेकर, शांति और अहिंसा को लेकर जो संदेश भेजता है, ये चीजें क्या, ये एक नवीन तत्व है। और इसका आज तक हम क्या कर रहे हैं, उस ट्रेडिशन को हम आज तक भुना रहे हैं। आज भी हम सांस्कृतिक पक्षों को, धार्मिक पक्षों को पर्याप्त वेटेज देते हैं अपनी विदेश नीति में। ठीक है, बातें स्पष्ट हो रही है? चलिए, बाकी रहा तो वो आप लोग क्या करेंगे, राज सर के नोट्स में एक चीज देख लेंगे कि जो ईरानी या विदेशी जो कला है, ईरानी कला, उससे मौर्य कला कैसे भिन्न है, वो चीजें देख लेंगे नोट्स से आप लोग। दूसरा कि पतन के कारण क्या है, उसको नोट से देख लीजिएगा, मौर्य कला के पतन के कारण क्या रहे। और तीसरी जो बौद्ध धर्म का प्रभाव है, उस पर परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा नोट्स वगैरह में कहीं पर भी, तो ये चीजें हम अपनी तरफ से आपको बता देते, क्योंकि मैंने सारी बातें तो आपको पहले ही नोट्स में बता दिया है। बस उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल वेटेज दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। हाँ सर, और एक जगह आलोचनात्मक ये भी पूछा है सर कि मौर्य कला की तो विशेषताओं पतन का के कारण में ही आलोचनात्मक आलोचना के पक्ष आ जाएंगे ना। तो पतन के जो कारण है वो आलोचना के पक्ष होंगे ना, नहीं होंगे नीरज? पतन तो सर उसके वंश के बाद पतन हुआ, तो फिर गुप्त काल में जाके फिर कुछ थोड़ा बहुत सुधरा है, बाकी तो बीच में कुछ भी नहीं हुआ सर कला और साहित्य के लिए। पतन किसी चीज का, मान लीजिए कि पतन क्या होगा, जब उसके कला के पक्ष में कुछ कमियां रहेंगी तभी तो पतन होगा ना। वो शासकीय कारण हो सकता है, शासन जब तक है, आपका शासन है तो आपने सारा चीज चलाया, उसके बाद फिर क्या होगा, मौर्य वंश खत्म हुआ, कहानी खत्म हो गई। तो ये कला का वो बोल दिया सर, वो क्वेश्चन में कला का जो ये है विशेषताओं का आलोचनात्मक कीजिए वो क्वेश्चन या जो भी। हाँ, वो चीजें क्या है, हमने कहा अगर आलोचना के पक्ष की बात करते हैं तो देखिए, चलिए पहले इसको बौद्ध धर्म के साथ इसकी बातों को डील कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो पहली बार देखिए, तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो कला और धर्म का जो अंतर संबंध है वो मौर्य काल में ही दिखाई देगा। और इसमें जब हम स्तूप स्थापत्य की बात कर लीजिए, गुहा स्थापत्य की बात कर लीजिए, या हम कहें कि अशोक कालीन जो मूर्तियां हैं उसकी बात कर लेते, तो ये क्या है, वो तत्व है जो बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंधों को दिखाता है। और चौथा, जो
पाषाण स्तंभ हैं उसके, यही चीजें होंगी ना मौर्यकालीन बौद्ध कला के बौद्ध धर्म से संबंध को लेकर। सर जी सर। तो मौर्य संबंध इसमें पहले बताएंगे स्तूप स्थापत्य के बारे में, दूसरा गुहा स्थापत्य के बारे में, तीसरा आपको बताना है कि एकाश्म स्तंभ पर जो धम्म लिपियां खुदी हुई हैं, ठीक है। चौथी बात करते हैं तो जो उसके शीर्ष पर मूर्तियों का निर्माण है, उसके पक्ष के उसके संदर्भ उसके जो दार्शनिक पक्ष हैं उसका वर्णन करना है। और ये चीजें आपको बौद्ध धर्म के साथ जो उसके संबंध है को स्पष्ट करने में इन तत्वों का आप इस्तेमाल करेंगे। बात स्पष्ट हो गई? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बौद्ध धर्म के साथ? अगर अंतर संबंध आपका पूछता है तो एक्सप्लेन करने में, आपसे अगर बौद्ध धर्म के साथ अंतर संबंध पूछता है तो एक्सप्लेन कर देंगे। नीरज? जी सर। हाँ सर करेंगे, एक बार थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेंगे तो और बेहतर से हो जाएगा। हमने कहा कि बस इन्हीं चीजों पे फोकस करना है ना, उसके बाद नोट्स तो आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के साथ अगर अंतर संबंध है तो इन्हीं 4 तत्वों में है ना। स्तूप हो गया, गुहा हो गया, जो पाषाण स्तंभ पर लेख है, और जो सिंह है या जो नटुआ बैल वगैरह है, ये सब जो चीजें हैं, बस ये चीजें जो पशु अंकन है, ये सब क्या है? बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है सर वो जो भेल है सर, इसके अलावा बैल है, हम बात करते हैं लायन है सर, हाँ वो नीचे में जो है 4 चक्र के पास में जो है भेल है, क्या कहता है, बुल हो गया, लाइन हो गया, और क्या हॉर्स हो गया। हाँ, इसमें सर ये जो इसका संबंध बौद्ध धर्म से कैसे बैल सर? है, चक्र है, अभी तो हमने बताया ना। एक तो देखिए घोड़ा क्या करेगा कि गृह त्याग को दिखलाता है, ठीक है। जो तीलियां चक्र है, चक्र क्या है? उससे चक्रवर्ती होने का आभास दिलाता है और वो ज्ञान का प्रतीक, ठीक है। सारनाथ का जो चक्र है वो क्या है? 2 बातें हैं, जो ऊपर का जो चक्र है और पीढ़ी पे जो चक्र है, ये सब चीजें उसके बौद्ध धर्म के जो बोधिसत्व की जब बात करते हैं ना, हम क्या है प्रतीक के रूप में, जब हम बौद्ध धर्म के बौद्ध के जीवन दर्शन को जब प्रतीक के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो वो बोधिसत्व का प्रतीक हो जाता है। जैसे सिंह की बात करें तो सिंह क्या है? शक्ति प्रदर्शन का बात करता है। तो शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है? बुद्ध के जो आत्मबल है, उसका जो मनोवैज्ञानिक बल है, इन सब चीजों का जब हम बात करते हैं ना, तो वो चीजें उसके शक्ति प्रदर्शन के संदर्भ में। घोड़ा क्या है? तो जब वो घर से निकलते हैं तो गृह त्याग का प्रतीक हो जाता है। चक्र जो है क्या है? एक वो एलिफेंट धर्म भी है चक्र परिवर्तन का प्रतीक हो जाता है, ठीक है। एलिफेंट शांति वगैरह के लिए जो चीजें हैं उससे जुड़ जाता है, हिंसा वगैरह से जुड़ जाता है जाके। तो ये सब जो चीजें हैं ये उसके बोधिसत्व का जो प्रतीक है ना। हाँ, एक चीजें आप नवीन ट्रेडिशन में आप ये भी दिखा सकते हैं कि बोधिसत्व की जो परिकल्पना है, यानी कि चीजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करने की जो कलात्मक बातें हैं, वो भी यहीं से शुरू हो जाता है। बोधिसत्व क्या है? एक सांकेतिक पक्ष है ना बौद्ध धर्म का, और उसकी शुरुआत भी आप बौद्ध धर्म से ही देखेंगे। बौद्ध धर्म कहते हैं मौर्य काल से ही देखेंगे। तो ये चीजें आपको बौद्ध धर्म के साथ अंतर संबंध की जब बात होगी, इन संदर्भों में उसको स्पष्ट करेंगे आप, ठीक है। चलिए और बताइए, और क्या करना है? आज के लिए यहीं पर।
तो इस तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सारी बातें स्पष्ट हो गई। हाँ सर, और बिहार के संदर्भ में बोलेगा तो सिर्फ बिहार का ही करना है सर, कि उसका कला दिखा के फिर अब उसको आता बिहार है से कोरिलेट बिहार करना है पर सर। प्रभाव के संदर्भ में बात करना। तो जब करते हैं तो हम जैसे हमने कहा कि कला को धर्म से जोड़ने की बात है या राजकीय वैभव के रूप में प्रदर्शित करने की बात। इसकी आपका देखते हैं कालांतर में, चाहे वो मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो, या फिर सल्तनत हो, मुगल साम्राज्य हो, सभी जगह क्या देखते हैं कि एक ट्रेडिशन के रूप में आपको दिखाई देगा। ये निरंतरता के तत्व भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कला को हमने क्या किया, धर्म से जब जोड़ने की बात की व्यापक स्तर पर, तो उसकी बात करते हैं। दूसरा हमने कहा कि राज्य के संरक्षण में जब कला का विकास की बात करते हैं तो ये भी चीजें आपको मौर्योत्तर हो, गुप्त हो, मुगल हो, सल्तनत हो, सब जगह दिखाई देगा आपको राज्य के संरक्षण में कला का विकास। और अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो बिहार में जो कुछ कुछ उदाहरण है ना, उसको सिर्फ इसमें इंक्लूड करना होगा। ठीक है, बातें समझ रहे हैं? हाँ सर, वो याचने की मूर्ति चाहे और राजभोज प्रसाद, यही सारा ना सर। हाँ, जैसे कि जैन धर्म, तो जैन धर्म के इसमें संबंधित मूर्तियों के निर्माण में अगर हम परखम के वो जो क्या कहते हैं, क्या था विष्णुनगर से कहाँ से मिला था? जो हम बात करते हैं कि लोहानीपुर से जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिली, तो लोहानीपुर से अगर जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिलती हैं तो यहाँ से क्या है, कालांतर में मथुरा से या बिहार के अन्य जगह से बड़े पैमाने पर जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिलेगी। बड़े बड़े अगर मूर्तियों का निर्माण शुरू होता है तो कालांतर में क्या हुआ, व्यापक स्तर पर बड़े बड़े मूर्तियों का निर्माण हुआ और उसके साक्ष्य आपको बिहार में भी दिखाई देंगे। चाहे वो गुप्त साम्राज्य की बात कर लीजिए या पाल काल की बात कर लीजिए या अन्य जितने भी साम्राज्य उसकी बात कर लीजिए, उसके साक्ष्य आपको दिखा देंगे ना। बड़े बड़े भवनों के निर्माण की बात कर लीजिए, इसके ढेरों साक्ष्य आपको बिहार में दिखाई देंगे, वो वर्तमान तक दिखाई देगा। आप पत्थर का बहुतायत में प्रयोग की बात करें तो उसके भी ढेरों साक्ष्य आपको दिखाई देंगे। ठीक है, धर्म को कला से जोड़ने का तो पाल काल आपका उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, गुप्त काल उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, मौर्योत्तर काल उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, तो डीएस भी पढ़े हर चीज हैं आप लोग, पढ़े आप हर चीज हैं, मैंने हर चीज आपको बता दी, सारी बातें बता दी है। बस क्या करना है, को रिलेट करने की बातें, चीजों को इंटरलिंक करने की बातें। जिस दिन ये चीजें सीख जाएंगे, क्वेश्चन को कितना भी घुमा देगा, आप आंसर अच्छे से लिख के सामने आ पाएंगे। ठीक है, तो जो चीजें आपको बिहार में उसका दिखाई देता है प्रभाव, बिहार में मान लीजिए कि स्थापत्य कला, स्थापत्य में भवन स्थापत्य उसने शुरू किया तो उसके साक्ष्य, बड़े बड़े भवनों के साक्ष्य आपको बिहार में जहां जहां दिखाई देंगे वो बताएंगे ना, नहीं बताएंगे? धर्म से कला को जोड़ने की अगर बात है तो वो जहां जहां दिखाई देगा आपको दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? स्तूप स्थापत्य है तो बिहार में अगर स्तूप स्थापत्य के साक्ष्य मिलते हैं उसको दिखाइए। गुहा स्थापत्य है तो कालांतर में गुहा स्थापत्य के साक्ष्य बिहार में कहाँ मिलते हैं उसको दिखाइए। तो यही सब चीजें बतानी है वहां पर। ठीक है, समानता असमानता के तत्व पूछता है तो भी आप बता सकते हैं कि असमानता के तत्व यहाँ है, समानता के तत्व यहाँ है। निरंतरता के तत्व आपसे पूछता है तो भी आप बताने में सक्षम है कि निरंतरता के तत्व यहाँ दिखाते हैं कि इन संदर्भों में मौर्य कला की जो शुरुआत है उसके ट्रेडिशन आज तक विद्यमान, तो निरंतरता के तत्व में आप वो भी दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन के तो ढेर सारे डायमेंशन हो सकते हैं ना। बस आपको क्या करना है, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है
कि हम कैसे उसको मॉडिफाई कर सके चीजों को। आखिर जितने आपके पास मटेरियल दिए गए हैं, रिसोर्स ऑफ मटेरियल है, या मैंने जो भी मॉडिफाई करना, यही करना है ना। सुन पा रहे हैं? जी सर, ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, अब सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। जी सर। ठीक है ना। तो हमने कहा कि बस आपको एक चीज सीखनी है, और वो क्या है, मॉडिफाई करना, कि कैसे प्रश्न के हिसाब से मेरे पास जो रिसोर्स ऑफ मटेरियल है उसका हम क्या कर सके, उपयोग कर सके, कैसे प्रश्न के अनुरूप उसको आंसर के रूप में लिख सके, उसको प्रदर्शित कर सके। बस इसी टेक्निकलिटी को और इसके कलात्मक चीजों को समझने की जरूरत है, उसको विकसित करने की जरूरत है। तभी, क्योंकि आपके पास पर्याप्त रिसोर्स ऑफ मटेरियल रहते हैं, बस अपने काम की चीजें क्या करनी होती है, उसमें से छांटने रहती। हमने कहा कि अगर बौद्ध धर्म से प्रभाव की बात कीजिए, नवीनता के तत्व की बात कीजिए, निरंतरता के तत्व की बात कीजिए, अंतर में बात कीजिए, या फिर हम बात करते हैं कि जो धर्म का कला से अंतर संबंध है उसकी बात कर लीजिए, हर वो चीज आपके जितने रिसोर्सेज दिए गए हैं उसमें अवेलेबल हैं, बस उसको क्या करना था, वहां से छांटना होता है। जैसे आम का अगर ढेर है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, अपने अनुरूप जो आपको आम पसंद होता है वो छांटते हैं और फिर उसको खरीदते हैं, यही करते हैं ना। तो यस सर। इस तरीके से हमारा मौर्य कला अब समाप्त होता है। यहाँ तक कोई मन में कंफ्यूजन, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। सर, तो बिहार के संदर्भ में प्रभाव जो होगा तो वही भवन स्थापत्य कला, स्तूप स्थापत्य, गुहा स्थापत्य कहाँ मिलते हैं, बस वही लिखना है। किसमें नहीं समझे, फिर से एक बार बताएंगे फरा। सर, बिहार के संदर्भ में अगर प्रभाव पूछता है तो उसमें भवन स्थापत्य कला, स्तूप स्थापत्य, गुहा स्थापत्य का कहाँ कहाँ तो पे ये मिलता है, पूछ यही रहा लिखना है। आपसे। तो प्रभाव का मतलब क्या होगा? मान लीजिए कि कहाँ मैं कहाँ पे बीपीएससी में मिलता अगर है, सेलेक्ट यस हुआ सर। हूँ, मान लीजिए कि मैं यस कह सर। रहा हूँ कि मैं बीपीएससी में अगर सेलेक्ट हुआ, तब मेरा प्रभाव क्या होगा? तो मेरा प्रभाव तो जिन जिन संदर्भों में होगा आप उसे ही स्पष्ट करेंगे ना। एक यस मोटिवेटर सर। के रूप में आपकी भूमिका हो सकती है, एक मार्गदर्शक के रूप में आपकी भूमिका हो सकती है, ठीक है, आपका प्रभाव हो सकता है वहां पर। या जो हम कहते हैं कि फिर अगर प्रभाव की बात कर लीजिए, तो आप देखते हैं कि एक कहते हैं कि प्रतीक के रूप में, एक हीरो के रूप में आपकी प्रभाव हो सकता है। जैसे उसी तरीके से आपको क्या करना है, मौर्य कला के जो विविध पक्ष हैं उसका प्रभाव आपको कहाँ कहाँ दिखाई देता है बिहार में, उसी को तो स्पष्ट करेंगे ना आप। यस सर। ठीक है, हो जाएगा सर, 2-4 क्वेश्चन लिखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले लिखिए, मौर्य कला से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको लिखिए, फिर जो कमियां होंगी उस पर हम लोग परिचर्चा कर लेंगे। ओके, फिर सेशन को एंड करें यहीं पे। पॉलिटी गुड से नाइट सर। ज्यादा भारी है हिस्ट्री सर। पीटी वाला हिस्ट्री तो ठीक है, मगर मेंस का हिस्ट्री सर बहुत भारी है।
भारी है तो आपको उठाना थोड़ी है उसको। परा यस सर। उसको उठाना नहीं ना है। यस सर, थोड़ा टफ लगा है। ये तो पॉलिटी सर थोड़ा हार्ड है, हिस्ट्री इजी है सर। मैडम को लग रहा है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। नीरज जी तो हम लोग अरे बच्चे क्वालिटी थोड़ा ठीक है सर, हिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगा। आप लोग